आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लगभग सभी वैक्सीन अपनी लास्ट स्टेज के ट्रायल में हैं। एक चीज़ की और तलाश शुरू हो चुकी है और वो है कोल्ड चेन स्टोरेज की तलाश। पूरे देश में कोल्ड चेन स्टोरेज मैप किए जा रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोजी जा रही हैं ताकि टीके को सेफ रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके, ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सके, क्योंकि अगर तापमान मेंटेन नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। कोरोना वायरस पर टेम्परेचर का असर हो ना हो, वैक्सीन पर तो हो ही सकता है। नमस्कार, यह है कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट आप तक लेकर आई हूँ मैं माधुरी। तो आपको मालूम ही होगा, हम यहाँ लेटेस्ट मेडिकल डेवलपमेंट्स, रिसर्च और पूरी दुनिया के अपडेट्स पर बात करते हैं। आज क्योंकि वैक्सीन का जिक्र छिड़ा है तो देश में वैक्सीन कहाँ तक पहुंची है, इस विषय पर बात करेंगे नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी.के. पॉल से, और बात करेंगे कि क्यों कोरोना डायबिटिक पेशेंट्स पर ज्यादा असर कर रहा है। इसके बाद हीटर पर बात करेंगे कि क्या सर्दियों में हीटर चलाना भी कोरोना वायरस के प्रसार को बढ़ा सकता है, और सबसे आखिर में कोरोना वॉरियर से मुलाकात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। ऐसा 25 अगस्त के बाद हुआ है जब नए मामले इतने कम हैं। एक दिन में कोरोना वायरस से 884 लोगों की मौत की भी खबर है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 66,85,000 से ज्यादा हो गए हैं। कुल मामलों के मुकाबले देश में एक्टिव केस महज 13.5% रह गए हैं। राजस्थान के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए कांग्रेस के दिग्गज नेता कैलाश त्रिवेदी का आज निधन हो गया। वे कोरोना से भी संक्रमित थे। प्रसिद्ध बंगाली एक्टर सौमित्र चटर्जी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र के पुणे लोनावाला के बीच 12 अक्टूबर से लोकल ट्रेन सर्विस शुरू की जाएगी। हालांकि ये ट्रेन फिलहाल जरूरी सामानों की सप्लाई करने के लिए ही होगी। उत्तराखंड के प्रसिद्ध धामों बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी कर दी गई है। उसे अब प्रतिदिन 3,000 कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर्स और बाकी अधिकारियों के स्ट्राइक करने पर रोक लगा दी है। ये बैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लगाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उन परिवारों के मुआवजे के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है जिन परिवारों के कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सरकार नागरिक निकायों के अस्पतालों में आपराधिक लापरवाही के कारण मौत हुई है। अदालत के सामने 11 मामले हैं जिनका जिक्र बीजेपी विधायक आशीष शेलार की ओर से दायर याचिका में किया गया है। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक माइक रायन ने कहा है कि आगामी 10 महीने और ये संकट खत्म होने का कोई संकेत नहीं है, और ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटते ही एशियन स्टॉक अपने 2 हफ्ते के उच्चतम स्कोर पर पहुंच गया। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का बूस्टर डोज 10 वॉलंटियर्स को लगाया गया है। इनमें 2 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद उन्हें 2.5 घंटे तक रोका गया, लेकिन किसी में किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया और न ही किसी ने किसी तरह की परेशानी की कोई शिकायत की। उधर कोरोना की वैक्सीन बना रही इंडियन मेडिकल कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन में एक ऐसी दवा को मिलाएंगे जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी और मजबूत होगी। इससे लंबे समय तक इम्यूनिटी मिलेगी। वैक्सीन निर्माण का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रायल के तीसरे चरण लगभग सभी वैक्सीन्स के चल रहे हैं। एक अनुमान के तौर पर अगले साल जुलाई तक वैक्सीन आने की संभावना है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा। वैक्सीन को लेकर बहुत सी और भी जिज्ञासाएं हैं, जिन्हें लेकर मैंने बात की डॉक्टर वी.के. पॉल से, जो नीति आयोग के सदस्य हैं और सरकार द्वारा बनाई गई वैक्सीन कमेटी के चेयरपर्सन हैं। मैंने उनसे पूछा कि वैक्सीन कब तक आ सकती है। वैक्सीन हमारी कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई का बहुत महत्वपूर्ण टूल है।
शस्त्र है और इसके लिए भारत एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री है जो वैक्सीन बनाती है दुनिया के लिए, और हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की साइंस ऑर्गेनाइजेशन है, साइंटिस्ट हैं। पूरे जोरों से ये काम लगा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 2021 के पहले 1-2-3 महीनों के अंतर्गत वैक्सीन उपलब्ध होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन वैक्सीन की इजाद में बहुत कोई पक्का नहीं कहा जा सकता होता, ऐसी अनसर्टनिटी रहती है और इसी वजह से हमारे जो बाकी एफर्ट्स हैं, मेहनत जो है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, उसकी हमें कोई कोताही नहीं करनी है। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी के आसपास, जनवरी के आगे पीछे वैक्सीन भी उपलब्ध हो जाएगा। जी, और अगर वैक्सीन आती है तो अप्रोक्सीमेटली क्या कॉस्ट होगी पर डोज की, एक अंदाजन? इस स्टेज पे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन अभी लाइसेंशियल स्टेज पे नहीं है और अभी उनके ट्रायल्स भी पूरे नहीं हैं किसी भी वैक्सीन के पूर्ण रूप से, इसलिए ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि अफोर्डेबल होगा और पहुंचाने की शक्ति देश रखता है। अगर एक इफेक्टिव वैक्सीन मिलेगा तो पूरा उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरे एफर्ट करेगी। जी, और किस आधार पर वैक्सीन लोगों को दी जाएगी? क्या ये इस पर डिपेंड करेगा कि जहां लोग ज्यादा संक्रमित हैं वहां दी जाएगी या फिर हर व्यक्ति को अवेलेबल होगी? इस स्टेज पे इस बारे में बात करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि जो वैक्सीन अल्टीमेटली बन के सामने आ रहा है, जिसके ऊपर की ट्रायल पूरे हो गए हैं, इफेक्टिव है और बन रहा है, वो कौन सा वैक्सीन है और उसकी क्षमता कंपनी की, इंडस्ट्री की बनाने की कितनी है। अगर क्षमता बहुत अधिक होगी, ऐसा वैक्सीन मिल जाए और बन जाए और इफेक्टिव हो, तो फिर ज्यादा लोगों को मिल पाएगा इमीडिएटली। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा वैक्सीन इफेक्टिव हुआ है, लाइसेंस शेयर हुआ है, जिसके की बनाने की क्षमता में लिमिटेशन हो, तो फिर रिस्ट्रिक्ट होगा। तो इस स्टेज पे इसको कहना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। इन सब चीजों पे सरकार की नजर है और जिस तरह से जैसा सिनेरियो उभर के आएगा, जो भी वैक्सीन उभर के आएगा, उसको बनाने की देश में क्षमता कितनी है, डिस्ट्रीब्यूट करने को, उसी के हिसाब से ही फिर आगे ये पैरामीटर्स चुने जाएंगे और एक साइंटिफिक तरीके से, सोच के तरीके से, एथिकली ठीक तरीके से इनको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, एक वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने ये भी पूछा, क्या देश के पास अभी इतना बड़ा अमाउंट है कि देश के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन दी जा सके? तो क्या देश तैयार है पूरी तरह से? जब एक ऐसी लाइफ सेविंग वैक्सीन अगर हर व्यक्ति को उपलब्ध होनी है और जिसको भी होनी है, उसके लिए देश के पास साधन है, ये मैं पूरे जोर के साथ कह सकता हूँ। जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सभी को वैक्सीन देने की जरूरत है, एक ही टाइम पे ही 100 करोड़ वैक्सीन तो नहीं मिल जाएंगे, तो प्रायोरिटाइज करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इन सब मुद्दों पे नजर रखी जाएगी। लेकिन जैसे भी इस वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ेगा और उसमें नए वैक्सीन भी टाइम के साथ जुड़ते जा सकते हैं, ये भी एक क्लियर संभावना भी है। तो जैसे जैसे जरूरत होगी, जिस जिसको मिलना चाहिए विज्ञान के आधार पर, एफिकेसी के आधार पर, उस तरह से उस वैक्सीन को देश में उपलब्ध किया जाएगा और उसके लिए साधनों की कोई कमी बीच में रास्ते में नहीं आएगी। जी सर, और एक आखिरी सवाल, जो कल डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन जो है वो डबल डोज वाली ज्यादा कारगर होती है, तो क्या ऐसी वैक्सीन पर किसी पर काम चल रहा है जिसमें डबल डोज दी जाएगी? जिस तरह के वैक्सीन अभी आगे डेवलपमेंट में बढ़े हुए हैं, उसमें ये दिखाई देता है कि 2 डोज लगनी ही पड़ेगी। हालांकि ऐसे भी वैक्सीन हैं जो 1 डोज के ऊपर भी ट्रायल हो रहे हैं और ऐसे भी वैक्सीन है जो कह रहे हैं कि 3 बारी भी लग सकते हैं। तो ये भी उसी चीज का हिस्सा है कि वैक्सीन की रेस में कई अनसर्टेनिटीज हैं अभी और इनको हमें नजर में रखना पड़ेगा
लेकिन हम जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हम ये लेके चल रहे हैं कि कम से कम 2 डोज लगने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जो वैक्सीन आगे बढ़े हुए हैं उनमें अभी तक जो स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है, कम से कम उनमें 2 डोज लगेंगे। तो उसी तरह से हम अपनी तैयारी को, उस सिनेरियो को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया आपका सर। चलिए एक और लौ जला लेते हैं इंतजार की, आशा और विश्वास की। वैसे तो आप सभी को पता होगा कि इसी 15 तारीख से स्कूल खोलने को राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने इजाजत दे दी है। हालांकि जो सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी की है, वो साफ साफ कहती है कि ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या नहीं। SOP के मुताबिक 2-3 हफ्तों तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा, स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा, साथ ही कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। लेकिन बात यह है कि क्या पेरेंट्स भेजेंगे स्कूल? अभी तो इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही एक और SOP भी आज जारी हुई है और वो है सिनेमा हॉल को लेकर। हाँ जी, 15 से भी यानी इसी 15 तारीख से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे और 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। यानी एक सीट की डिस्टेंस 2 लोगों को रख के बैठना होगा। मैं कॉलेज बंक करने जाने वाले लड़का और लड़की के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए थोड़ी सी हंसी आ गई मुझे। अगल बगल की सीट पर न बैठकर रोमांस का अवसर तो वो थोड़ा सा खो देंगे। मैं समझ रही हूँ आपके दिल में होने वाली गुदगुदी को। लेकिन पहले कोविड को जाने देते हैं, अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो मधुमेह यानी डायबिटीज के शिकार होते हैं। अगर कोरोना उनको हो जाए तो वो घातक साबित होता है। दरअसल कोरोना उनके पैनक्रियाज को प्रभावित कर देता है। पैनक्रियाज वो ऑर्गन होता है जो इंसुलिन बनाता है। अब पैनक्रियाज को अफेक्ट करने पर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये जानने को हमारी साथी खुशबू ने बात की एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर विमल गुप्ता से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज दिल्ली के डॉक्टर हैं। डॉक्टर, डायबिटीज के जो मरीज हैं उन पर क्यों जानलेवा साबित हो रहा है कोरोना वायरस, और क्या कोरोना से संक्रमित होने के बाद जिन्हें डायबिटीज नहीं है उन्हें भी खतरा है? देखिए, एक तो डायबिटीज जिसको है उसको कुछ तो शायद कोमॉर्बिड कंडीशन भी होंगी, जैसे डायबिटीज एसोसिएटेड होती है हमेशा ब्लड प्रेशर के साथ, ओबेसिटी के साथ, एंड बाकी कुछ हार्ट की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, ये अगर क्रॉनिक डायबिटीज है तो उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। अगर ये एसोसिएटेड नहीं भी हैं तो भी डायबिटीज 15 से 20 साल के बाद, चाहे वो बिल्कुल कंट्रोल हो, तब भी उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग न्यूरोपैथी, कि हमारी नसों को, नर्व को पता ही नहीं चलता कि कुछ संक्रमण हो रहा है, पैर में अगर निशान चोट लग जाए तो पता नहीं चलता। तो 15-20 साल बाद तो वैसे भी कॉम्प्लिकेशन आने शुरू हो जाते हैं, और अगर अनकंट्रोल्ड हो तो इम्यूनिटी लो हो जाती है। कुल मिलाकर यह है कि डायबिटीज अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कंट्रोल हो, जो कि केवल 25 to 30% में ही रहती है, बाकी सब में अगर हम देखें तो HbA1c इज मोर देन 7.5 ऑलवेज। केवल 25 to 30% पेशेंट ऐसे हैं जिनका HbA1c स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहता है, बाकी सब कुछ ना कुछ वजह से अनकंट्रोल शुगर होती है, चाहे उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं है या प्रॉपर डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज नहीं है। ऐसे पेशेंटों की इम्यूनिटी ऑलरेडी लो होती है। जैसे मान लीजिए न्यूरोपैथी है, उसकी नसों को पता ही नहीं चल रहा, उसकी नर्व को पता ही नहीं चल रहा। नोज में अगर हमारे नॉर्मल पेशेंट हैं, नोज में इन्फेक्शन हो जाएगा, कोई वायरल अंदर पहुंचेगा तो हम उसका रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है, हम छींकते हैं, बॉडी हमारी उससे रिएक्शन करती है। पर जिनकी न्यूरोपैथी होगा उनको पता ही नहीं चलेगा, यानी कि वायरस लोड ऐसे पेशेंटों में बढ़ता ही चला जाएगा और उनकी जो शरीर की लड़ने की क्षमता है वो हमेशा कम रहेगी। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में अगर कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है तो वो ज्यादा खतरनाक है। तो सर वो पेशेंट, हाँ, तो सर जैसे टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होते हैं, तो ये दोनों डायबिटीज में एक ही तरह के जोखिम है या फिर अलग अलग खतरे हैं दोनों को लेकर पेशेंट्स? देखिए, ये तो है कि बच्चों में थोड़ा कम खतरा है। तो अधिकतर टाइप 1 डायबिटीज जो है वो बच्चों में ही होगा, बच्चों से ही शुरुआत होती है, हम कह सकते हैं बच्चों से शुरुआत होती है। तो अगर 10-15 साल की उम्र में किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन होता है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक अधिकतर हम देखेंगे अपने आसपास में, तो वो 10-15 साल के बच्चों में ही मिलेगा।
तो उनमें थोड़ा तो खतरा कम है क्योंकि इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, उनके शरीर से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। पर जैसे जैसे ये टाइप 1 डायबिटिक भी क्रॉनिक होते चले जाते हैं, यानी आपकी डायबिटीज जो टाइप 1 है वो 20-25 साल पुरानी है, तब उनमें बराबर का ही खतरा है जितना टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट में खतरा है, क्योंकि फिर उनकी इम्यूनिटी भी कंप्रोमाइज हो जाती है, उनका पिछला शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल तो नहीं रहा होगा 20-25 साल में, तो उनके लिए खतरा टाइप 2 के बराबर है या समवाट टाइप 2 से ज्यादा है। पर अगर हम वैसे जनरली देखें तो हमारे आसपास जो टाइप 1 मिलेंगे वो अधिकतर बच्चे ही मिलेंगे, तो उनको खतरा थोड़ा तो कम है। अच्छा, तो सर जब डायबिटीज के मरीजों को मतलब आप बोल रहे हैं कि पता नहीं चलता, अगर मान लीजिए कि अंदेशा हो जाए कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करने की सलाह आप देंगे? इसमें भी दो बातें हैं। एक ये कि अभी से हमें तैयारी करनी चाहिए। अभी से मतलब कि अब कोरोना वायरस जो कि हमारे आसपास में फैला हुआ ही है, तो डायबिटिक पेशेंटों को सबसे पहले तो मेरी सलाह यही है कि वो अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, अपना रूटीन चेकअप कराएं, अपना HbA1c और ब्लड शुगर जो रेगुलर हम मॉनिटर करते हैं वो स्ट्रिक्टली कंट्रोल रहे, जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। और अगर संक्रमण हो जाते हैं तो चाहे वो नॉर्मल पेशेंट हो चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, सबसे पहले अपने आप को होम आइसोलेट करना है, अपने सारे रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने हैं और जो भी डॉक्टर ने सलाह दी है, जो भी एंटीवायरल और मेडिसिन लेने की सलाह दी है वो ले। लेकिन मेन अंतर जो डायबिटिक और नॉन डायबिटिक में है कि आपको रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग ज्यादा से ज्यादा बार करनी है और शुगर स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों को बदलने की सलाह दे सकते हैं, उन दवाइयों को बदलना है। जरूरत है तो इंसुलिन लगाने से हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि इंसुलिन ही बहुत इफेक्टिव है ऐसे पेशेंट का डायबिटीज अंडर कंट्रोल करने के लिए। सर, अब जैसे पैनक्रियाज की बात करते हैं, तो ये जो कोरोना वायरस है संक्रमित हो गए, तो ये पैनक्रियाज तक कैसे पहुंचता है और उसको कैसे प्रभावित करता है? बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा कि जितने भी इम्यूनिटी मार्कर होते हैं, जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी मार्कर होते हैं, वो सब कोरोना वायरस इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं। और ऐसे पेशेंटों में ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं और लंग्स में इन्फिल्ट्रेट करके पूरा लंग्स एक तरह से खा जाते हैं। ये कोरोना वायरस हमारे सिस्टम में पहुंचकर ब्लड के थ्रू पूरे सिस्टेमिक ऑर्गन को इंक्लूडिंग पैनक्रियास को भी बुरी तरह इफेक्ट करता है। हमने अभी हॉस्पिटल्स में और देखा है कई जगह कि बहुत सारे पेशेंट जिनको डायबिटीज नहीं है, पहले से डायबिटीज नहीं है, कोई खास फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, पर उनको जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, उनकी शुगर चेक करी तो 250-300 शुगर आई। क्यों? क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये सिस्टेमिक रूट के थ्रू पैनक्रियास तक पहुंचता है और पैनक्रियाटाइटिस करता है। हमारा पैनक्रियास दो तरह से हमारे शरीर की हेल्प करता है। एक तो उससे इंसुलिन निकलता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे शरीर की पाचन क्रिया में हेल्प करते हैं। जैसे ही पैनक्रियाटाइटिस होती है, इन सबका सिक्रीशंस कम हो जाता है, यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। और बहुत सारे पेशेंट जो पहले से डायबिटिक हैं उनका अनकंट्रोल हो जाता है, और जो डायबिटिक नहीं है क्योंकि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो गए हैं वो डायबिटिक बन जाते हैं ऐसे में। तो सर, इसमें जब ये सब कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाती हैं तो मतलब आप किस तरह की दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं इन पेशेंट्स को? मेन तो जो रूटीन माइल्ड और मॉडरेट कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, वो चाहे नॉर्मल पेशेंट हो चाहे डायबिटिक पेशेंट हो, एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने बनाया हुआ है। वो तो स्टार्ट करते ही हैं, इंक्लूडिंग विटामिन सी, जिंक, विटामिन डी थेरेपी, क्रोसिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ में एंटीवायरल थेरेपी, कुछ में लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन देते हैं। लेकिन मेन है कि ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक है उनका कम से कम 3 to 4 टाइम शुगर चेक जरूर होना चाहिए डेली, जब तक कोरोना वायरस इन्फेक्शन से वो ग्रसित हैं। और उनको जरूरत है तो हमें ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत सारे पेशेंट आजकल हमने कुछ ऐसी दवाओं पे रखे हुए हैं जो वेट कम करने के साथ साथ शुगर कंट्रोल करती हैं रूटीन में, लेकिन जैसे ही ये इन्फेक्शन होता है हमें कुछ दवाइयां हटानी होंगी और हमें इंसुलिन जरूरत के मुताबिक देना होगा, चाहे वो 3 to 4 टाइम देना पड़े, अगर जरूरत है तो देना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और खुशबू तुम्हारा भी। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा
आपके मनी मैनेजर से। और अब आपको बताते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जो ये कहती है कि सर्दियों में कमरे में हीटर चलाने से भी कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अब कड़ाके की सर्दी होंगी तो हीटर तो चलेगा ही। खैर, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी प्रतीक। तो एक तरफ कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाहर का तापमान धीरे धीरे अब गिरता जा रहा है, यानी ठंड आ रही है और हीटर्स का इस्तेमाल भी बढ़ने वाला है। हमने पहले ये जाना था कि कैसे सेंट्रलाइज्ड एसी से कोरोना फैलने का खतरा है, तो क्या हीटर से भी कोरोना फैल सकता है? तो आइए जानते हैं इस विषय पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। वैसे तो एसी की वजह से फैले कोरोना वायरस के केसेस बहुत ही न्यूनतम है और इसका पता लगाना भी मुश्किल है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि हीटर से कोरोना वायरस फैलने का खतरा कॉमन नहीं होगा, वो रेयर केसेस में ही संभव है। लेकिन आगे वो ये भी बताते हैं कि उनकी बात पूरी तरह से सच नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, अगर उसके आधार पर कुछ बदलता है तो शायद हीटर्स भी कोरोना वायरस फैला सकते हैं। मॉल्स में लगे हीटर्स की बात करें तो या जो भी कमर्शियल जगह पर बने हैं वहाँ पर अधिकतर उसमें फ़िल्टर और डक्ट्स होते हैं जो इस तरह कोरोना वायरस को फैलने में मदद नहीं करते। वही कई लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि क्या पंखे से कोरोना वायरस फैल सकता है या नहीं। इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपका कमरा या वो जगह जहाँ पंखा लगा हुआ है वो बड़ा है, जो कमरा है आपका वो बड़ा है और संक्रमित व्यक्ति ठीक पंखे के सामने बैठा है, तो कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स को एक से दूसरे के बीच पहुंचाना आसान होगा। अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तो खतरे को कम से कम किया जा सकता है। इसीलिए फिजिकल डिस्टेंसिंग को गंभीरता से लेने की सख्त ज़रूरत है। देखिए, इस विषय पर अभी भी डिबेट जारी है और एक्सपर्ट्स आज भी कोरोना वायरस को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। कुल मिलाकर देखें तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे गंभीरता से लेने की सख्त ज़रूरत है। शुक्रिया प्रतीक। उफ़, कितना डरावना है ये कोरोना। पहले गर्मियों में एसी नहीं चलाया क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ठंड लग जाएगी और कोरोना का खतरा बढ़ेगा, इसलिए एसी ना ही चलाएं। फिर अब हीटर मत चलाओ। अरे बाबा, ऐसा लगता है जैसे पर्यावरण की रक्षा को कोई देव अवतरण हुआ है कोरोना के रूप में। खैर, अब हम उनकी बात करते हैं जो लगातार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिनको कोरोना वायरस ने घेरा है। ये हैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर नैनवाल, जयपुर में हैं और जब से कोरोना वायरस आया है तब से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बस एक ही बार बीच में अपने घर गए हैं। आइए उन्हीं से सुनते हैं। जी, इनिशियली अभी तो कोरोना में मतलब जब कोरोना का स्टार्ट हुआ था तब इनिशियल फेजेस में थोड़ी परेशानियां थी क्योंकि नई चीज थी और भारत मतलब हमारे यहाँ पर पीपी मास्क और सबकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। बट वो पहले 1-2 महीने की चीजें थी, उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब ठीक है, रूटीन प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं हमको अपने जो स्टैंडर्ड हैं, और वो हमारी प्रैक्टिस में कुछ हद तक सेट इन हो गए हैं, तो इसलिए कुछ विशेष परेशानी अब नहीं है। जी, और घर जब आते हैं तो घर पर कौन कौन होता है और कैसे उनको सेफ्टी रखने के लिए क्या आपको करना पड़ता है? लकीली इस वक्त मेरी फैमिली जो है मेरे होम टाउन में गई हुई है, लेकिन सेफ्टी के लिए जैसे मैं यहाँ से गया था बीच में पूरे इस कोविड काल में एक ही बार अपने घर गया हूँ, तो उस टाइम पर मेरे को यहाँ से भले ही मैं अपना कोरोना टेस्ट और 2 बारी करवा करके सारी प्रिकॉशंस के साथ गया था, फिर भी मेरे को लगभग 5 दिन तक मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस के तौर पर अपने परिवार से अलग ही रहा, एक कमरे में अलग रहा। फिर उसके बाद मैं अपनी फैमिली से मिला हूँ, तो वो प्रिकॉशंस तो लेने पड़ते हैं। जी, और जब आप हॉस्पिटल से रोज आते हैं तो उसके बाद क्या प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं? हॉस्पिटल से जैसे हम आते हैं तो हमारा पहला वो होता है कि हॉस्पिटल से जब आ रहे हैं तो हॉस्पिटल अपने हैंड्स डिसइंफेक्ट कर लें, और घर आकर के पहला स्टेप ये होता है कि हैंड्स डिसइंफेक्ट करके मास्क उतार करके फिर हम जो है अपना जो है मतलब शावर लेकर के चेंज अपना जो भी रूटीन है। लेकिन मेन है कि हाँ, डिसइंफेक्शन जो भी है वो हर स्टेप का एक रूटीन है हमारे लिए अभी। जी, और रेगुलर जब से शुरू हुआ है तब से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ जी, रेगुलर दे रहे हैं जी, और कुछ ऐसी बात जो आपको ऐसी महसूस हुई कि एक तो बहुत अच्छा महसूस होता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, या मतलब कुछ भी आपके मन में अगर ऐसा कुछ है तो आप कह सकते हैं।
हाँ, कोरोना काल में यह कि अच्छा ये महसूस हुआ कि जैसे इनिशियल जो लॉकडाउन के फेजेस में था, मैं क्योंकि एक आई सर्जन हूँ, तो हम लोगों ने जो है उस कोरोना फेज में ही कुछ मतलब जो इमरजेंसीज जो टैकल की, एक में हमारा जो है बगैर टेस्टिंग के भी हम जो है हमको सर्जरी लेनी पड़ी क्योंकि आंख फटी हुई थी और उसका सैंपल दे दिया था। तो अच्छा तब लगता है कि हाँ, उसके बाद में जब सैंपल नेगेटिव आता है कि चलो हमारा स्टाफ ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, बट एट द एंड ऑफ डे मेरे जितने भी जो इमरजेंसी केसेस लिए हैं लकीली वो सब नेगेटिव निकले। लेकिन यह है कि हमारा जो हॉस्पिटल है और जो हमारा स्टाफ है उसने कभी भी किसी भी उसमें, जबकि उनको बता कर दिया गया था कि इस पेशेंट का सैंपल का रिपोर्ट अभी अवेटेड है, ये सैंपल का रिपोर्ट नहीं आया है, तो भी हमारे स्टाफ ने किसी भी इमरजेंसी में जो है कभी मना नहीं किया। और ओवरऑल मैं अपने स्टाफ के रिस्पांस को लेकर के, क्योंकि मेजोरिटी के क्या कईयों के एज भी ज़्यादा है, कुछ के डिजीजेस भी हैं और फैमिली में भी इश्यूज हैं, लेकिन कभी भी किसी स्टाफ ने किसी भी ड्यूटी में जिसमें कि रिस्क एक्सपोजर हो, अभी तक तो मेरी नॉलेज में किसी ने कि मेरे सामने कभी मना नहीं किया। तो ये चीज़ मेरे को अपने जो स्टाफ की जो भावना है काम के प्रति, उसको देख करके बहुत खुशी हुई। और क्योंकि लंबे टाइम तक काम करने से और लगातार काम कर रहे हैं आप, तो थोड़ा बहुत और फैमिली से भी दूर है इनफैक्ट, तो क्या मेंटल प्रेशर रहता है या कोई स्ट्रेस? मेंटल स्ट्रेस तो रहता है, बट यह है कि हम लोग जैसे कोविड काल में हुआ क्या कि इनिशियल फेज में स्ट्रेस को फाइट करने का मेन रीज़न यह है कि जो हमारे कॉलीग्स हैं, बाकी कॉलीग्स हैं या हमारा जो स्टाफ है, वो सब क्योंकि जो लॉकडाउन के इनिशियल फेज में लगभग एक क्लोज नेट एक परिवार की तरह हम जो है आपस में रहने लग गए थे, तो उससे काफ़ी सब चीज़ों का फर्क पड़ता है। स्ट्रेस तो नो डाउट रहता है और परिवार से अकेले रहना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट एटलीस्ट अब एक दूसरे का सपोर्ट जो है इस टाइम पर बहुत अच्छा मिला मेरे को। जी, और घर पर आने के बाद बाकी जो अभी फैमिली नहीं है, तो आपको सारा काम वगैरह खुद मैनेज करना होता है? घर पर नहीं, नॉर्मली एक व्यक्ति है जिनको मैंने हेल्प के लिए मैं बुला लेता हूँ, पेड हेल्प पर। लेकिन यह है कि हाँ, बीच में होता है कि जिस टाइम पर जैसे मान लिया कोई एक्सपोजर हो गया, बीच में एक बार क्वारंटीन हुआ था, हाँ उस टाइम पर मैंने टोटली अपने घर को अकेले ही चलाया था, 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना था मेरे को। बट मोस्टली मेरे को कुछ ना कुछ हेल्प हो जाती है, बट हाँ 50% काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, वो हैबिट है जी। और पेशेंट्स की तरफ से कोई ऐसी शिकायत या किस तरह से एग्जीक्यूट करके वो लोग बिहेव करते हैं या कुछ ऐसा महसूस किया आपने? एक्चुअली 95% पेशेंट्स तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, बट हमारे साथ में समस्या ये है कि एक तो ये है कि एक तो शिक्षा और समझने का अभाव है, जिसमें कि पेशेंट्स ये नहीं समझ पाते। जैसे मास्किंग को हम जो है जैसे हॉस्पिटल में इनकरेज करते हैं, तो पेशेंट का पहला रिस्पांस होता है हम लोगों को दिखाते वक्त तुरंत मास्क को हटाना। अब उनमें से अधिकांश जो है वो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं उसको, बट वो एक आदत सी है, उस चीज़ को एडजस्ट करने में पेशेंट्स को थोड़ा सा दिक्कत तो आती है। अधिकांश पेशेंट्स से हमको कोई परेशानी नहीं होती, कुछ पेशेंट्स होते हैं यदा कदा कई दिनों में एक आधा कोई मिल जाता है जिसको कि लगता है कि ये सब चीज़ें नाटक चल रही हैं, लेकिन अक्सर मरीजों का जो है वो बिहेवियर अच्छा ही लगा मुझे। जी, और पीपी किट पहनने में सुना है बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन हल्की फुल्की सर्दी आ गई, लेकिन फिर भी गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल होता होगा। नहीं, ये तो बहुत आपने पॉइंट कहा कि जैसे पीपी किट हम शुरू में मई जून टाइप के महीनों में पहनना, और स्पेशली जब ह्यूमिडिटी आ जाती है बारिश होने के बाद में पहनना, तो 1 घंटे में, क्योंकि मैं चश्मा ही पहनता हूँ तो आगे शील्ड में, तो 1 घंटे बाद क्या होता है कि फॉगिंग होकर के दिखना बंद हो जाता है चश्मे पर, जो भाप जम जाती है। लेकिन अब जो है वो 1 घंटे बाद मतलब ऐसा लगता था कि अब दिक्कत होने लग गई है, 2 या 3 घंटे में ऐसा लगता था कि अब निकल लो। लेकिन हाँ, मौसम बदलने से फर्क हुआ है कि अब उस चीज़ को हम जो है 3-4 घंटे तक आराम से कर लेते हैं, और खुद हमारी आदत भी बदल गई है। लेकिन मौसम के उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि कोविड वार्ड उसमें हमने एसी, एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग है, तो एसी तो ऑफ कर दिए क्योंकि आपस में संक्रमण फैल सकता है इधर उधर उस वजह से। लेकिन पीपी किट में गर्मियों में तो विशेष तौर पर बहुत दिक्कत आती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पूरी आज तक रेडियो की टीम की ओर से, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर। चलिए देखिए, अब जाने का टाइम है। क्या कहूंगी ये तो आपको मालूम ही होगा। रॉबर्ट ब्लॉच ने बहुत पहले कहा था, हॉरर इज द रिमूवल ऑफ मास्क्स, यानी मास्क हटाना एक तरह का हॉरर है। सही बात कही थी। इसलिए घर से बाहर जाना हो तो मास्क लगा कर जाना, घर के अंदर आना हो तो हाथ सैनिटाइज करके आना। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड।
खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।